जय हिंद दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए, जिसमें हमने ये समझा कि पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। कोरल लीफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम आर्द्र भूमि। तो आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे आर्द्र भूमि क्या होती है और आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है हमारे पर्यावरण में। अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि आर्द्र भूमियों के लिए क्या संकट है, क्या खतरे हैं, और उन संकटों से उबरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों को हम पढ़ेंगे रामसर सम्मेलन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो आर्द्र भूमियाँ हम 2 लेक्चर में समझेंगे, आज वाले लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में समझेंगे आर्द्र भूमि होती क्या है। इसके नाम से पता पड़ रहा है, ऐसी भूमि जिसमें आर्द्रता हो, या ये बोल सकते हैं ऐसी भूमि जिसमें नमी हो या जो दलदली होती है, ऐसी भूमि को बोलते हैं आर्द्र भूमि। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी तंत्र, तो आर्द्र भूमि भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक इकोसिस्टम होता है। होता कैसा है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें नमी होती है। ऐसी भूमि जिसमें नमी हो, दलदली भूमि हो, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। और चूंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है आर्द्र भूमि, तो पारिस्थितिकी तंत्र में मैंने बताया था 2 चीजें होती हैं, एक तो अजैविक, एक जैविक। तो अजैविक में क्या होता है? जमीन होती है, भूमि होती है नमी युक्त, और जैविक में क्या होगा? उसमें जीव जंतु होंगे, पादप होंगे। तो मान लीजिए आपके एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे ये झील एक आर्द्र भूमि है। अब मान लें आपके जहाँ रहते हैं आप, वहाँ पर कोई झील है, तो उसमें एक तो नमी युक्त भूमि हो गई जिसमें नमी है। झील के नीचे जो जमीन होगी उसमें नमी होगी, उसमें पानी होगा, वो दलदली होगी। अब उसके अलावा उसमें जीव जंतु भी होंगे, मान लो मेंढक है, मछली है, और उसके अलावा उसमें कोई न कहीं पादप भी होंगे, चाहे वो शैवाल हों छोटे छोटे, या फिर बड़े पादप भी हो सकते हैं। तो आर्द्र भूमि क्या होगी, इस यहाँ से ये समझ सकते हैं हम। आर्द्र भूमि का मतलब ऐसा है, एक दलदली भूमि है कोई भी, उस पर वनस्पति भी है और कहीं ना कहीं जीव जंतु भी हैं। वो कैसे भी हो, मछली हो, मेंढक हो, तो 3 चीज़ें होंगी आर्द्र भूमियों में। आर्द्र भूमि क्या होती है? नमी युक्त या दलदली भूमि। अब वो दलदली भूमि में क्या होगा? जीव जंतु होंगे और पादप भी होंगे। ये होती है आर्द्र भूमि। अब ये आर्द्र भूमि क्या हो सकती है? जैसे मान लें, अगर मैं भारत को मान लूं, ये प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, है ना। अब ये आर्द्र भूमि इस जमीन के अंदर भी हो सकती है और इस तट पर भी हो सकती है, समुद्र तट पर। जमीन के अंदर होगी तो उसे बोलते हैं अंतःस्थलीय, इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड वेटलैंड। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियां कौन कौन सी होती है? उसके एग्जाम्पल ये हैं, झील होती है, तालाब होता है, डेल्टा होता है और कच्छ। ठीक है, ये जमीन के अंदर की आर्द्र भूमियों के एग्जाम्पल हैं। उसमें झील, तालाब, डेल्टा क्या होता है? जब कोई नदी मतलब ऊंचाई से या पहाड़ से निकलकर जब किसी समुद्र में या खाड़ी में जाके मिलती है, तो वहां पर उसका बहाव कम हो जाता है, मतलब गति कम हो जाएगी। गति कम होगी तो उसमें जो भी गाद आएगा, जो भी सिल्ट आएगी, वो समुद्र के किनारे से इकट्ठी हो जाती है, उसे बोलते हैं डेल्टा। जैसे देखा होगा आपने, जो गंगा नदी जो आती है बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है, तो उससे पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो जब भी कोई नदी आएगी तो वो क्या होता है कि कई पार्ट्स में बढ़ जाती है मैदान में आके, और वो पार्ट्स में बढ़ जाती है तो वहां पर मिट्टी इकट्ठा कर देती है। समुद्र में मिलने से पहले कुछ मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, उसे बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा भी एक क्या होता है? आर्द्र भूमि का उदाहरण है। कच्छ क्या होता है? कच्छ भी दलदली भूमि होती है, जैसे आपने सुना होगा गुजरात का कच्छ यहाँ पर है, ये भी दलदली भूमि है। ये सारे एग्जाम्पल है इनलैंड वेटलैंड के, अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। तो इनमें से कोई एग्जाम्पल आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि है। एक होते हैं समुद्र में या समुद्र के तट पर। समुद्र में कौन से होते हैं? जैसे सुना होगा आपने कोरल लीफ, ये क्या होता है? समुद्र में होते हैं, या थोड़ा सा इससे तट से हटके होते हैं।
तो कोरल रीफ में मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, कोरल रीफ क्या होते हैं, इसमें जीव भी होगा, मूंगा, इसमें क्या होता है पादप भी होते हैं जो हमने पढ़े थे शैवाल वगैरह, है ना। और इसमें क्या होगा, समुद्र से 6 मीटर से नीचे नहीं होगा, मतलब ये एक दलदली भूमि सी होती है जिसमें जीव भी होगा मूंगा और पादप भी होगा और नमी युक्त भूमि भी होगी। तो कोरल रीफ कैसा उदाहरण है, समुद्री वेटलैंड का, मैराइन वेटलैंड इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल है, तो कोरल रीफ भी क्या है, एक आर्द्र भूमि है। दूसरा खाड़ी इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ, और जलडमरू मतलब स्ट्रेट। खाड़ी क्या होती है, जब जमीन में समुद्र का या समुद्र का पानी कुछ इस तरीके से एंटर करता है कि जिसकी ओपनिंग बहुत कम रहे। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, इसमें समुद्र का पानी आएगा लेकिन इसकी ओपनिंग, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी, कोई भी ऐसा जल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जिसकी ओपनिंग संकरी है, नैरो है, उससे बोलते हैं खाड़ी, है ना। गल्फ और बे का मतलब होता है कि ऐसी वाटर बॉडी, ऐसा जल जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है लेकिन जिसकी एंट्री जो है वो एक चौड़े भाग से है। जैसे आपने सुना होगा ये बंगाल की खाड़ी है, तो इसकी एंट्री चौड़ी है ना, बहुत बड़ा है ना, और इसकी एंट्री बहुत कम है, तो इसे बोलेंगे गल्फ और ये हो जाएगी खाड़ी, बे। तो ये जो बे है ये भी एक आर्द्र भूमि का उदाहरण है। दूसरा होता है जल डमरूमध्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर श्रीलंका है, नीचे है लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ बना दिया है। इसके बीच में क्या है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर है पाकिस्तान जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य क्या होता है, एक पानी का ऐसा चैनल जो 2 जमीन को अलग करता है और 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है। जैसे ये समझें, अगर यहाँ पर कोई जमीन है, ये लैंड मास है, इंग्लिश में बोलेंगे जमीन या आप बोल सकते हैं भूमि। यहाँ पर एक भूमि है ना, थोड़ा पास बना लेते हैं इसको। ये एक बात लैंड मास है, जमीन है, ये एक लैंड मास है। इसमें अगर कोई पतला सा संकरा पानी की पट्टी है जो इधर भी पानी है इधर भी पानी है, इन दोनों को जोड़ता है और इस लैंड मास को अलग करता है, उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का मतलब 2 वाटर बॉडी को जोड़ने वाला और 2 लैंड मास को पृथक करने वाला, है ना। जैसे यहाँ पर श्रीलंका और भारत की जमीन को तो अलग करता है ये पाकिस्तान जल डमरू मध्य, लेकिन 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है, उसे बोलते हैं जल डमरू मध्य। तो जल डमरू मध्य हो या आपकी खाड़ी हो, दोनों ही आपकी आर्द्र भूमि के उदाहरण है ना। अगला है ज्वार नदमुख, ये याद रखें, ये भी है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्चुरीज। ज्वार नदमुख क्या होता है, जैसे भारत में क्या है, जो नदियां पूर्व की ओर जाएंगी, जो भी नदियां जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये क्या करती हैं, अपने साथ जो सिल्ट बहाकर लाती हैं, जो गाद बहाकर लाती हैं, उससे क्या है, डेल्टा बनाती हैं समुद्र में बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले। लेकिन जो नदियां यहाँ से निकल के यहीं गिर जाती हैं अरब सागर में, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ये साथ गाद बहाकर नहीं लाती हैं, तो डेल्टा नहीं बनाती, डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं। जैसे यहाँ पे है नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा ताप्ती क्या करती हैं, ये डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती हैं। तो नदी और समुद्र का जो मिलन स्थल होता है उसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। ये कई बार पूछा है कि भारत में कौन सी नदियां ऐश्वरी बनाती हैं या ज्वार नदमुख बनाती हैं, तो नर्मदा ताप्ती 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तीसरी माही नदी भी ज्वार नदमुख बनाती है, ऐश्वरी बनाती है, मतलब डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल जाती है, यहाँ से बिना डेल्टा बनाए डायरेक्ट समुद्र में गिर जाएंगे, अरब सागर में गिर जाएंगे। तो नर्मदा और ताप्ती और माही और गोवा की 2 नदियां मांडवी और ज्वारी, ये सारी नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो ज्वार नदमुख जो नदियां बनाती हैं उनके एग्जाम्पल जरूर याद रखें। नर्मदा नदी भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, कई बार एग्जाम में आया है। ताप्ती
ज्वारी, ये गोवा की नदी है ज्वारी। मांडवी, ये भी गोवा में बहती है, और एक है मांड। ये नदियां हैं 5 मोस्टली जो भारत में ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो ज्वार नदमुख जो होता है समुद्र और नदी का मिलन स्थल जो होगा वो भी एक आर्द्र भूमि का उदाहरण होता है। अगला होता है लेगून, समुद्र तट पर बनी झील होती है ये, जैसे इस तरह की है ना, जो सभी तरफ से घिरी होती है और इधर भी सिल्ट से घिर जाती है। जैसे देखा आपने पुलिकट झील, वो लेगून है। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है चिल्का झील, समुद्र के तट पर बनी है और 3 तरफ से जो स्थल से घिरी हुई है, लेकिन जिधर से ओपनिंग होती है उधर से भी ये सिल्ट से या बालू से गिर जाती हैं, तो ये बंद हो जाती है। यहाँ पर लगभग जो भी कोई ज्वार आएगा तो ये अंदर तक नहीं जा पाएगा, यहाँ पर पानी स्थिर सा हो जाता है। इसको बोलते हैं लेगून, समुद्र के तट पर बनी हुई झील, है ना। मैंग्रोव, ये डेल्टाई क्षेत्र पर जो वन होते हैं, जैसे हमारे गंगा नदी का जो डेल्टा है उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, क्योंकि उसमें सुंदर वन पाए जाते हैं ना। तो मैंग्रोव क्या होते हैं, डेल्टाई वन होते हैं, डेल्टा पर जो होते हैं, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं समुद्र के किनारे वाले आर्द्र भूमियां हैं, चाहे वो लेगून, मैंग्रोव, ज्वार नदमुख, गोरनदी, पहाड़ी जलप्रपात, ये सारी क्या है आर्द्र भूमियां होती हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। लेकिन कहाँ होंगी, समुद्र के किनारे। ये कहाँ होती हैं, जमीन के अंदर, है ना, जैसे यहाँ पर। और एक होती है कृत्रिम आर्टिफिशियल वेटलैंड, जो हम लोग बनाते हैं। जैसे अगर हमने खेत में पानी भर दिया, अगर उसमें पौधे कोई कृषि हो रही है उसमें पानी भर दिया, तो जब पानी भर देंगे तो उसके बाद जो जमीन होगी वो नमी युक्त हो जाएगी, और वनस्पति है ही उसमें, और भी उसमें जीव भी होते हैं, चूहे वगैरह, तो वो भी एक क्या होता है आर्टिफिशियल वेटलैंड होता है। और एक्वाकल्चर होता है, एक्वा माने होता है पानी, पानी में कृषि करना, एक्वाकल्चर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो हैं वेटलैंड के एग्जाम्पल हैं। आप अलग अलग याद नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए सिंपल सा कि वेटलैंड होती क्या है, एक दलदल भूमि। और वो दलदल भूमि, उसमें वनस्पति भी होती है, जीव जंतु भी होते हैं, और पर्यावरण में उनका क्या महत्व है ये पढ़ते हैं। सबसे पहला महत्व ये होता है कि इसमें जल का भंडारण होता है। जब भी बारिश वगैरह होती है या जब भी बाढ़ वगैरह आएगी या कुछ बारिश वगैरह होगी मेनली, तब ये पानी को अपने अंदर भर लेते हैं। तो पहला महत्व है आर्द्र भूमि का। दूसरा महत्व होता है जल का शुद्धिकरण, ये जल को प्यूरिफाई करते हैं वेटलैंड, है ना। जब भी पानी जब बारिश वगैरह होती है या वैसे भी पानी जब भी कहीं वेटलैंड में इकट्ठा हो जाता है तो उसमें प्यूरिफिकेशन चलता है, फिल्ट्रेशन चलता है, उसे जल शुद्धिकरण बोलते हैं। तो ये दूसरा महत्व है। तीसरा है बाढ़ का अल्पीकरण, जब भी कभी बाढ़ आएगी तो ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होने देगी आगे के क्षेत्र को, ये अपने अंदर उस बाढ़ की इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगला है भूजल पुनर्भरण, जब भी बारिश वगैरह होती है तो इनमें पानी भर जाता है और वो नीचे रिसता है जमीन के अंदर, जिससे हमारे जमीन का वाटर लेवल ऊपर आता है। इसमें औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जहाँ कहीं भी वेटलैंड होगी, चाहे कोरल रीफ है या और कोई मैंग्रोव वन है, वहाँ पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो जिनमें औषधीय गुण होते हैं, जो औषधि में प्रयुक्त हो सकते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका यूज है कार्बन का अवशोषण या कार्बन सिंक में। जब भी कोई पौधा हो या हम लोग हैं या कहीं से भी, चाहे वो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है हमारा, मोटर वाहन है, गाड़ियां हैं, जहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये सिंक करते हैं, सोख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका महत्व है वेटलैंड्स का। और अगला है मछली उत्पादन में, जैसे देखा होगा आपने जल डबरू मध्य वगैरह होते हैं, वहाँ पर मछलियाँ बहुत मिलती हैं। जहाँ पर समुद्र तटीय ये जो है ये वो है आर्द्र भूमियाँ हैं, वहाँ पर मछली काफ़ी मिलती हैं, तो मछली के उत्पादन में। अगला मिट्टी के कटाव को कम करती हैं आर्द्र भूमियाँ, है ना। जहाँ भी आर्द्र भूमि होगी वहाँ मिट्टी का कटाव कम होगा, क्योंकि नमी युक्त मिट्टी का कटाव कम होता है। इनकी उत्पादकता बहुत होती है। इन पारिस्थितिकी तंत्र, आर्द्र भूमि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत होगी। अगला होता है कि ये समृद्ध जैव विविधता होती है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये समझें आप, जितने तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, जितनी तरह की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, उतनी ही वो पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता में समृद्ध होगा, है ना। जैसे कोई जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत तरह की वनस्पति पाई जाती है, बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े, कुछ भी जीव जंतु पाए जाएँ,
तो उस क्षेत्र को बोलेंगे पारिस्थितिकी रूप से जैव विविधतापूर्ण रूप से समृद्ध है। और क्या होते हैं आर्द्र भूमियाँ जहाँ जहाँ होती हैं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर है, उत्तरी पूर्वी तट पर हमने पढ़ा था ग्रेट बैरियर रीफ है। उस ग्रेट बैरियर रीफ का पर्यटन के क्षेत्र से बहुत महत्व है। वो भी एक आर्द्र भूमि है। कोरल रीफ भी एक आर्द्र भूमि होती है जहाँ पर पर्यटन करने लोग जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, देखने जाते हैं उस सुंदरता को। तो इतने सारे महत्व हैं आर्द्र भूमियों के, इसमें कार्बन सिंक वगैरह कुछ महत्व तो इतने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आर्द्र भूमियाँ पारिस्थितिकी रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम कि कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, इन पर क्या खतरे आ रहे हैं इन आर्द्र भूमियों पर, जिनकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र जो आर्द्र भूमियों वाला है वो संकट में है, वो खतरे में है। उस जब वो खतरे में होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये सारी चीज़ नहीं हो पाएंगी। तो इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है रामसर सम्मेलन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं, आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि इन आर्द्र भूमियों को बचाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।